हेलो एवरीवन। आज हम थायराइड ग्लैंड को डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है जो कि बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। और इसके अलावा और ये इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स बनाता है T3 और T4। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट हार्मोन ये सक्रीट करता है जिसको कहते हैं कैल्सिटोनिन, जो कि कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हम थायराइड को डिस्कस करेंगे। थायराइड ग्लैंड जो है इट कंसिस्ट ऑफ टू lobes of endocrine tissue, which is joined in the middle by a narrow portion of the gland which is called as isthmus। और अगर आप देखोगे तो ये इसको बो टाइप शेप दे रहा है। सो दिस इज़ क्लासिकल लोकेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड इन द नेक रीजन, जहाँ पे इट इज़ composed of two lobes of endocrine tissue, and in the middle it is joined by this narrow portion which is called as isthmus। और ये इसको क्लासिकल बो टाई शेप जो है ना वो देती है। अब अगर आप देखो तो थायराइड के अंदर हमारे पास ये एक बहुत बड़ा इनलैंड मटेरियल है जहाँ पे थायराइड हार्मोन्स की सिंथेसिस होती है। इसको कहते हैं कोलॉइड। अगर आप देखोगे ग्रॉस एनाटमी ऑफ थायराइड ग्लैंड तो इसके अंदर आप देखोगे कि it is composed of follicular cells which are lining the colloid, और ये एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर इसको देता है। प्राइमरीली यहाँ पे colloid filled spheres जो हैं दे आर enclosed by this single layer of cells, and this single layer of cells is called as follicular cells। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे इस रिंग से बाहर भी कुछ सेल्स मौजूद हैं जिसको कहते हैं सी सेल्स। और ये सी सेल्स जो हैं ये कैल्सिटोनिन बनाने का काम करते हैं। इनको पैरा फॉलिकुलर सेल्स भी बाज़ बुक्स के अंदर लिखा हुआ है। तो फॉलिकुलर सेल्स ये एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर देते हैं, एक अंगूठी की तरह। उसके बाद इन फॉलिकुलर सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, फॉलिकुलर सेल्स के अंदर यहाँ पे एक इनलैंड मटेरियल है एक साइट है जिसको कोलाइड कहते हैं। फॉलिकुलर सेल्स और कोलाइड मटेरियल के अंदर ही मोस्ट ऑफ दी थायराइड हार्मोन्स की सिंथेसिस होती है। इसमें हमारे पास T3 है जिसको कहते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन, और फिर T4 है जिसको कहते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन या थायरोक्सिन। इसके अलावा हमारे पास सी सेल्स मौजूद हैं जो कि इस फॉलिकुलर सेल से बाहर पड़े हुए हैं, और इन सी सेल्स के अंदर कैल्सिटोनिन की सिंथेसिस होती है। कैल्सिटोनिन जो है कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म के अंदर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अगर हम इस डायग्राम को अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर लें, अब्जॉर्ब कर लें, अंडरस्टैंड कर लें, तो हमें सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स जो है वो बड़ी क्लियरली हम उसको असेस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आप देखो तो ये इस साइड पे ब्लड है, ये फॉलिकुलर सेल्स जो हैं उनकी सिंगल लेयर है, और यहाँ पे मौजूद फॉलिकुलर सेल को एनलार्ज किया हुआ है ताकि डिपिक्ट कर सकें कि किस किस्म की एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स। और ये वो इनलैंड मटेरियल है जिसको कोलाइड कहते हैं। अगर अब आप देखो तो सबसे पहले हमारे पास टायरोसिन containing thyroglobulin is produced within the thyroid follicular cells by endoplasmic reticulum slash Golgi complex, and it is transported to the colloid by exocytosis। तो हमारे पास ये टायरोसिन containing thyroglobulin जो है it is produced by the endoplasmic reticulum and Golgi complex, and it is transported into this colloid by एक्सोसाइटोसिस। तो ये पहला प्रोसेस है जो स्टार्ट होता है जहाँ से सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन जो है स्टार्ट होती है। और टायरोसिन कंटेनिंग थायरोग्लोबुलिन जो है वो सिंथेसाइज होती है इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंड इट इज़ मूव्ड इनटू द कोलाइड बाय द एक्सोसाइटोसिस इनटू द कोलाइड। After this tyrosine containing thyroglobulin movement into the colloid,
हमारे पास देन आयोडाइड इज़ कैरिड बाय a secondary active transport mechanism, and it is carried from the blood into the colloid by symporters in the basolateral membrane of the follicular cells. तो ये जो आयोडाइड है ये मूव करेगा फ्रॉम द ब्लड इनटू द follicular cells by a symport mechanism, by symporters that are present in the basolateral membranes of the follicular cells. और जब ये अंदर आ जाएगा तो इन दी follicular cells the iodide is oxidized to active form by an enzyme जिसको हम कहते हैं thyroperoxidase. तो ये आयोडाइड जो है it is oxidized to its active form by thyroperoxidase that is present at the luminal membrane. Lumen is towards the colloid. तो iodide मूव करेगा from the blood into the follicular cell by this symporter, sodium iodide symporter. और जब ये आएगा तो then it will be oxidized, and for its oxidation to convert it into an active form there is a enzyme जिसको कहते हैं थायरोपर ऑक्सीडेज TPO, जो कि लूमिनल मेम्ब्रेन पे पड़ा हुआ है. ये एक्टिव आयोडाइड जो है इट विल एग्जिट द सेल थ्रू दिस लूमिनल चैनल एंड इट विल एंटर कोलाइड. तो पहले हमने यहाँ पे पहुँचाया टायरोसिन कंटेनिंग थायरोग्लोबुलिन, उसके बाद ये एक्टिव आयोडाइड जो है इट विल मूव from the luminal membrane, across the luminal membrane from the follicular cell into the colloid. तो यहाँ पे अब थायरोग्लोबुलिन टायरोसिन कंटेनिंग थायरोग्लोबुलिन भी मौजूद है और आयोडाइड भी मौजूद है. अब यहाँ पे थायरोपेरोक्सीडेज जो है वो एक और काम करता है. ये एक एक और एंजाइमेटिक रिएक्शन कैटालाइज करता है जिसमें अटैचमेंट ऑफ 1 आयोडीन टू टायरोसिन कंटेनिंग थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल यील्ड्स मोनोआयोडो टायरोसिन. यानी थायराइड जो हमारे पास टायरोसिन कंटेनिंग थायरोग्लोबुलिन है और आयोडाइड है ये आपस में अटैच करेंगे, एंड दिस अटैचमेंट ऑफ 1 आयोडाइड to tyrosine within the thyroglobulin molecule will yield monoiodotyrosine. अगर एक से ज़्यादा आयोडाइड्स की अटैचमेंट हो जाए, से फॉर एग्जांपल अटैचमेंट ऑफ 2 आयोडाइड्स टू टायरोसिन कंटेनिंग थायरोग्लोबुलिन, तो फिर हमारे पास डाई आयोडो थायरोनिन बनता है. तो 2 आयोडाइड अगर ऐड अप होंगे तो डाई आयोडो थायरोनिन, और अगर एक हो तो मोनो आयोडो थायरोनिन. तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स बनते हैं. अगर इन दोनों को कपल कर लिया जाए, इकट्ठा कर लिया जाए, कपलिंग ऑफ 2 DITs विल यील्ड T4. तो हमारे पास 2 DIT की कपलिंग के नतीजे में हमारे पास T4 बनेगा. एंड कपलिंग ऑफ 1 MIT यानी मोनो आयोडोटायरोसिन और डाई आयोडोटायरोसिन, तो उसके नतीजे में हमारे पास T3 मॉलिक्यूल बनेगा, यानी ट्राई आयोडोथायरोनिन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन. ट्राई आयोडोथायरोनिन बनेगा बाय कपलिंग ऑफ 1 MIT एंड 1 DIT, एंड कपलिंग ऑफ 2 DIT विल यील्ड टेट्रा आयोडोथायरोनिन. अच्छा, ऑन अप्रोप्रिएट स्टिमुलेशन द थायराइड फॉलिकुलर सेल will engulf the colloid, और जब वो कोलाइड को engulf करेगा तो इसके साथ साथ वो पोर्शन ऑफ TG containing कोलाइड जिसके अंदर हमारे पास मोनो आयोडोटायरोसिन है, डाई आयोडोटायरोसिन है, टेट्रा आयोडोथायरोनिन है, ट्राई आयोडोथायरोनिन है, उसको भी engulf कर लेगा. एंड दिस प्रोसेस ऑफ engulfing by the thyroid follicular cells is through the process of phagocytosis. Once it is inside the thyroid follicular cell, तो अब क्या होगा, lysosomes जो हैं they will attack the vesicle, and after lysosomes have attacked the engulfed vesicle they will split the iodinated products from the
थायरोग्लोबुलिन। तो आयोडीन जब रिमूव हो जाएगी, आयोडीनेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो जब रिमूव हो जाएंगी, तो इसमें T3 T4 अलहदा हो जाएगा, एंड दिस T3 T4 विल डिफ्यूज़ इनटू द ब्लड, दे विल इट विल बी सिक्रेटेड इनटू द ब्लड। ये याद रखना कि इसकी ट्रैवलिंग के लिए यहाँ पे आपको एक कोई ना कोई प्लाज्मा प्रोटीन चाहिए, बिकॉज दीज आर लाइपोफिलिक। MIT और DIT जो मोनो और डाई आयोडो टायरोसिन है, दे आर डी आयोडीनेटेड, उनके अंदर से आयोडीन रिमूव होती है, एंड द फ्री आयोडाइड इज़ रिसाइकल्ड फॉर सिंथेसाइजिंग मोर हार्मोन। तो ये एक्टिविटी कॉन्टीन्यूसली चलती रहती है। एट द एंड आपके पास T3 और T4 जो है वो सिंथेसाइज हो जाते हैं, एंड दे आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड। ये T3 T4 जो हैं दे विल बाइंड टू थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, एंड दे विल बी ट्रांसपोर्टेड इनटू द ब्लड। ये याद रखना कि जो थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम थायरोग्लोबुलिन, और ये थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन है जो कि ट्रांसपोर्ट करेगी T3 T4 को। इट इज़ सिंथेसाइज्ड इन दी लिवर, और लिवर से ये आती है, और ये T3 T4 को पिक करती है और ट्रैवल करवाती है, बिकॉज T3 T4 जो हैं दे आर लाइपोफिलिक इन नेचर। सो इस तरीके से हमारे पास ये साइकिल चलता है फॉर सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। सबसे पहले टायरोसिन कंटेनिंग थायरोग्लोबुलिन, उसकी सिंथेसिस होगी, एंड इट विल बी ट्रांसपोर्टेड इनटू द कोलाइड बाय एक्सोसाइटोसिस। उसके बाद हमारे पास आयोडाइड है, इट इज़ कैरिड बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द ब्लड इनटू द कोलाइड बाय सिम्पोर्टर्स इन द बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडाइज होगा टू द एक्टिव इनटू द एक्टिव फॉर्म बाय दिस थायरोपर ऑक्सीडेज एंजाइम। इन दी कोलाइड जो है, ये थायरोपर ऑक्सीडेज जो है, ये एक आयोडाइड को और दिस टायरोसिन कोटेनिंग थायरोग्लोबुलिन को बाइंड करवाएगा और मोनो आयोडो थायरोनिन बना देगा। अगर दो आयोडाइड ऐड अप हो जाएंगे टायरोसिन कोटेनिंग थायरोग्लोबुलिन को, तो डाई आयोडो टायरोसिन या डाई आयोडो थायरोनिन बन जाएगा। एक MIT और एक DIT जब ये बाइंड करेंगे तो T3 बनेगा, यानी टेट्रा आयोडो थायरोनिन। अगर दो DIT के मॉलिक्यूल्स बाइंड कर जाए तो T4 बनता है, जिसको हम टेट्रा आयोडोथायरोनिन कहते हैं। ट्राई आयोडोथायरोनिन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन, इसको थायरॉक्सिन भी कहते हैं। देन आफ्टरवर्ड्स ऑन अप्रोप्रिएट स्टिमुलेशन, थायराइड फॉलिकुलर सेल्स जो हैं दे कैन एनगल्फ ए पोर्शन ऑफ थायरोग्लोबुलिन कंटेनिंग कोलाइड, जिसके अंदर हमारे पास MIT DIT T3 और T4 भी मौजूद होंगे। तो इसके एनगल्फ करेगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। वंस इनसाइड द फॉलिकुलर सेल, लाइसोसोम्स जो हैं वो इसके ऊपर एक्ट करेंगे, और इसके ऊपर एक्ट करने के बाद जो है MIT और DIT को अलहदा कर देंगे। MIT और DIT जो है ये डी आयोडीनेटेड फॉर्म के अंदर आएंगे, आयोडीन रिमूव होगी बाय द एक्शन ऑफ आयोडीनेज एंजाइम, और ये आयोडीन जो है ये वापस अवेलेबल होगी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ और द सिंथेसिस ऑफ मोर हार्मोन। सो ये आयोडीन रिसाइकल हो रही है। जो T3 T4 है दे विल डिफ्यूज़ इनटू द ब्लड। तो ये एक स्क्रीटरी मैकेनिज़्म है T3 और T4 का। ये याद रखना कि दीज आर लाइपोफिलिक, और ये यहाँ पे पड़ा रहेगा। तो हमारे पास एक प्रोटीन है जो कि लिवर हमें बना के देता है, जिसको कहते हैं थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, एंड इट इज़ सिंथेसाइज्ड बाय द लिवर। तो ये थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो है T3 T4 उसके साथ बाइंड करते हैं, और उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट। दिस इज़ द की ऑफ द लास्ट डायग्राम, जिसमें हमने सिंथेसिस, स्टोरेज, सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स को डिस्कस किया है। तो अगर आप बाद में जब आप एनालाइज करोगे और स्टडी करोगे, तो उस डायग्राम को और इस की को अगर आप आमने सामने रखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट शो होगी, उसमें सिम्पोर्टर शो होगा, थायरोग्लोबुलिन, आयोडाइड, थायरोपर ऑक्सीडेज, मोनो आयोडोटायरोसिन, डाई आयोडोटायरोसिन, ट्राई आयोडोथायरोनिन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन, जिसको थायरॉक्सिन भी कहते हैं। और ये पूरी उसकी सिंथेसिस की डिफरेंट स्टेप्स हैं जो कि शो हो रहे हैं उस डायग्राम में। थायराइड हार्मोन जो है इट इज़ रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस, और बिल्कुल वैसे ही जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था हार्मोन 1, हार्मोन 2 और हार्मोन 3। तो इसमें स्ट्रेस या कोल्ड इन इन्फेंट्स जो है ये स्टिमुलेट करता है
हाइपोथैलेमस को स्ट्रेस जो है वो इनहिबिट करता है। हाइपोथैलेमस जो है वो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बनाता है। ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है और थायरोट्रॉफ्स के ऊपर एक्ट करके थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ करवाएगा। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है थायराइड ग्लैंड को जाके स्टिमुलेट करेगा और थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 की स्क्रीशन करवाएगा, सिंथेसिस करवा के स्क्रीशन करवाएगा। ये T3 और T4 जो है इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द मेटाबॉलिक रेट, मेंटेनिंग द बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये हीट प्रोडक्शन करवाता है जो कि कैलोरीजेनिक इफ़ेक्ट है। इट विल इन्हांस ग्रोथ एंड CNS डेवलपमेंट। इट विल आल्सो इन्हांस द सिंपैथेटिक एक्टिविटी। ये T3 T4 जो है ये नेगेटिव स्टिमुलस देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, और एंटीरियर पिट्यूटरी की को से फिर जब ये ऑब्वियसली जब इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर जाती है तो अपने आप को ही बैलेंस करने के लिए, अपनी ही प्रोडक्शन को रेगुलेट करने के लिए इट विल एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी। इट विल गिव नेगेटिव फीडबैक टू द एंटीरियर पिट्यूटरी, और एंटीरियर पिट्यूटरी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की स्क्रीशन को स्लो डाउन करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की जब स्क्रीशन स्लो होगी तो थायराइड ग्लैंड के ऊपर उसकी एक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी और ऑटोमेटिकली थायराइड हार्मोन्स जो हैं उनकी सिंथेसिस जो है वो एक नॉर्मल रेंज के अंदर रहेगी। तो ये हार्मोन 1 है इस सिचुएशन में, ये हार्मोन 2 है, ये हार्मोन 3 है। ये हमारे पास सेंट्रल एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और ये इस सिचुएशन के अंदर पेरिफेरल एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब अगर हम एनालाइज करें टाइप्स ऑफ थायराइड डिसफंक्शंस को, तो इस तरफ अगर थायराइड डिसफंक्शन हो, इस तरफ उसकी कॉज हो, यहाँ पे T3 और T4 और TSH यानी प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ दीज हार्मोन्स T3 T4 और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये हम देखें कि गोइटर जो है वो एसेंशली प्रेजेंट है कि नहीं। तो हमारे पास सबसे पहले हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर सबसे पहली वजह जो है हमारे पास वो ये हो सकती है कि प्राइमरी फेलियर ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब अगर थायराइड ग्लैंड जो है वो सही काम नहीं करे तो T3 और T4 के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आएगा। ऑब्वियसली थायराइड ग्लैंड सही काम नहीं कर रहा तो T3 और T4 की कंसंट्रेशंस कम हो जाएंगी। जब T3 और T4 की कंसंट्रेशंस कम होंगी तो कॉन्टीन्यूसली पिट्यूटरी को फीडबैक मिलता रहेगा कि ज़्यादा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाए ताकि और ज़्यादा T3 और T4 की प्रोडक्शन हो। तो अगर प्राइमरी फेलियर ऑफ थायराइड ग्लैंड में आप देखोगे तो T3 और T4 की कंसंट्रेशंस कम हो जाएंगी, जबकि TSH की कंसंट्रेशंस आपको इंक्रीज मिलेंगी बिकॉज ऑफ कॉन्टीन्यूस फीडबैक टू पिट्यूटरी टू कीप ऑन सिंथेसाइजिंग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये कॉन्टीन्यूसली थायराइड को स्टिमुलेट करता रहेगा। लेकिन चूँकि थायराइड सही काम नहीं कर रहा तो T3 और T4 की कंसंट्रेशंस कम मिलेंगी आपको। अब इसके अंदर गोइटर प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा। ऑब्वियसली गोइटर यहाँ पे प्रेजेंट होगा बिकॉज थायराइड ग्लैंड तो काम नहीं कर रहा। अगर थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर रहा तो ऑटोमेटिकली TSH थायराइड ग्लैंड के ऊपर आके एक्ट करता रहेगा और एक वक्त आएगा कि थायराइड ग्लैंड की एनलार्जमेंट स्टार्ट हो जाएगी, तो गोइटर इस सिचुएशन में प्रेजेंट होगा। सेकंड सिचुएशन में हमारे पास सेकेंडरी टू हाइपोथैलेमिक और एंटीरियर पिट्यूटरी फेलियर, यानी हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी नहीं सही काम कर रहे। तो इसके अंदर आप खुद ही सोचो TSH के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। TSH कम हो जाएगा, और अगर हाइपोथैलेमस का फेलियर है तो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन भी कम हो जाएगा। तो हमारे पास TSH और TRH यानी थायराइड रिलीजिंग हार्मोन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन फ्रॉम दी हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी रिस्पेक्टिवली दोनों की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। T3 T4 के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, इनकी कंसंट्रेशंस भी कम मिलेंगी आपको। इस सिचुएशन में गोइटर प्रेजेंट होगा कि नहीं। ऑब्वियसली गोइटर प्रेजेंट नहीं होगा बिकॉज देयर इज़ नो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टू कीप ऑन स्टिमुलेटिंग दी थायराइड ग्लैंड। थर्ड हमारे पास सिनारियो है लैक ऑफ डाइटरी आयोडीन। अगर आप देखोगे कि आयोडीन मौजूद नहीं तो T3 और T4 सही बन सकेंगे नहीं। सो T3 और T4 की कंसंट्रेशंस इस सिचुएशन में डिक्रीज होगी, जबकि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा।
ये क्यों इंक्रीज़ कर रहा है? बिकॉज T3 T4 की सिंथेसिस सही नहीं हो सक रही, और वो क्यों नहीं हो सक रही? बिकॉज आयोडीन नहीं है। तो TSH कॉन्टीन्यूसली थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता रहेगा, और अगर थायराइड ग्लैंड कॉन्टीन्यूसली स्टिमुलेट होता रहे तो गोइटर प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली गोइटर यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब हाइपोथायरॉयडिज्म की निस्बत अगर आप हाइपरथायरॉयडिज्म देखें तो इसके अंदर हमारे पास क्या कॉजेज़ हैं? हाइपरथायरॉयडिज्म में सबसे पहले हमारे पास एबनॉर्मल प्रेजेंस ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन है, जिसको TSI भी कहते हैं। तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो हैं, ये ग्रेव्स डिजीज़ भी इसको कहते हैं। अब ये TSI जो है ये कॉन्टीन्यूसली थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती रहती है। इसकी आगे अगली स्लाइड में हम पैथोफिजियोलॉजी देखते भी हैं एक दफ़ा। जब ये कॉन्टीन्यूसली थायराइड को स्टिमुलेट करती रहेगी तो थायराइड जो है वो क्या करेगा? T3 और T4 के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आएगा? ऑब्वियसली T3 और T4 की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर जाएगी और TSH कम हो जाएगा। TSH कम क्यों हो जाएगा? क्योंकि T3 और T4 की मिकदार बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ कॉन्टीन्यूस स्टिमुलेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड बाय दिस थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन। अब इस सिचुएशन में गोइटर मौजूद होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली थायराइड स्टिमुलेट होता जा रहा है इस TSI की वजह से, तो एक वक्त आएगा कि उसकी स्वॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसकी मास इंक्रीज़ करता जाएगा थायराइड का, तो गोइटर विल बी प्रेजेंट। उसके बाद हमारे पास है सेकेंडरी टू एक्सेस हाइपोथैलेमिक या हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी सेक्रीशन। अब इसके अंदर हमारे पास TRH और TSH, इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर जाएगी। जब TRH और TSH की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर जाए किसी भी वजह से फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी का ट्यूमर है, उसकी वजह से TSH इंक्रीज़ कर गया, तो वो कॉन्टीन्यूसली थायराइड को स्टिमुलेट करता रहेगा और थायराइड के अंदर T3 और T4 ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा। तो T3 और T4 इंक्रीज़ कर जाएंगे, साथ ही साथ TRH या TSH इनकी कंसंट्रेशंस भी इंक्रीज़ होंगी। इस सिचुएशन में गोइटर प्रेजेंट होगा? ऑब्वियसली यस, बिकॉज कॉन्टीन्यूसली ये स्टिमुलेट कर रहा है थायराइड ग्लैंड को और थायराइड का आहिस्ता आहिस्ता मास इंक्रीज़ करता जाएगा। देयर विल बी इंक्रीज्ड इन साइज ऑफ द थायराइड ग्लैंड। फिर हमारे पास है हाइपरस्क्रीटिंग थायराइड ट्यूमर। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो T3 और T4 की कंसंट्रेशंस तो इंक्रीज होंगी, लेकिन T3 और T4 की कंसंट्रेशन इंक्रीज कंसंट्रेशंस हैं वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को एक नेगेटिव फीडबैक देंगी और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी। इस सिचुएशन में गोइटर होगा कि नहीं? ऑब्वियसली गोइटर के चांसेस नहीं है बिकॉज देयर इज़ नो स्टिमुलेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड बाय थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो अगर आप ये डायग्राम जहन में रखो तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर किस किस्म की प्लाज्मा कंसंट्रेशंस हैं T3 T4 TSH की और गोइटर प्रेजेंट है कि नहीं, ये एक ब्रीफ ओवरव्यू दे सकता है, आपको एक आइडिया दे सकता है। दिस इज़ फॉर ह्यूमन साइड, लेकिन इट इज़ इक्वली एप्लीकेबल टू डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था ग्रेव्स डिजीज़ का, ग्रेव्स डिजीज़ के अंदर थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन है जिसको TSI भी कहते हैं। ये एक एसेंशली एक एंटीबॉडी है, इसकी अबनॉर्मल प्रेजेंस है एंड बिकॉज ऑफ द अबनॉर्मल प्रेजेंस ऑफ दिस थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन थायराइड ग्लैंड इज़ कॉन्टीन्यूसली स्टिमुलेटेड। थायराइड ग्लैंड जो है वो क्या करेगा? वो T3 और T4 बनाएगा। अब T3 और T4 की कंसनट्रेशंस इंक्रीज़ करती जाएगी। जब ये कंसनट्रेशंस इतनी इंक्रीज़ कर जाएंगी, नॉर्मल लेवल से ऊपर हो जाएगी, तो ये एक नेगेटिव फीडबैक देगा एंटीरियर पिट्यूटरी को कि अब आप TSH ना बनाओ। तो हमारे पास एक वक्त आएगा कि कोई थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉन्टीन्यूसली थायराइड को स्टिमुलेट करता जा रहा है। अब थायराइड स्टिमुलेट हो रहा है, T3 T4 बनते जा रहे हैं, एक्सेस हो गया, हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, एंड दिस थायराइड hormones will give a negative feedback to anterior pituitary and will suppress its secretions। जब इसकी secretion क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो ब्लड के अंदर आपको कम मिलेगा, उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी या ना होने के बराबर होगी। T3 और T4 बहुत ज़्यादा होंगे एंड बिकॉज TSI इज़ कॉन्टीन्यूसली स्टिमुलेटिंग दी
थायराइड ग्लैंड, तो आपको थायराइड ग्लैंड का मास भी इंक्रीज मिलेगा, गोइटर इस सिचुएशन में प्रेजेंट होगा. So TSI, an antibody erroneously produced in this autoimmune condition, will bind with TSH receptors on the thyroid gland and continuously stimulate thyroid hormone secretion. And this stimulation is outside this negative फीडबैक कंट्रोल सिस्टम. क्योंकि ये बाहर से इसको स्टिमुलेट कर रहा है तो ये नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के बाहर है, तो इसकी वजह से टीएसएच की कंसंट्रेशन एक वक्त आएगा कि बिल्कुल ही सप्रेस हो जाएगी, और एक वक्त आएगा कि टीएसएच या तो बहुत लो हो जाएगा या ना होने के बराबर होगा. ये याद रखना इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मोस्ट ऑफ द सिक्रेटेड टेट्रा आयोडोथायरोनिन या थायरोक्सिन इज़ कन्वर्टेड इनटू दी ट्राई आयोडोथायरोनिन या T3 आउटसाइड द थायराइड ग्लैंड. अगर अब हम देखें तो हमारे पास जो 90% ऑफ द सिक्रेटरी प्रोडक्ट है, इट इज़ रिलीज फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड इन द फॉर्म ऑफ T4. लेकिन अगर आप कंपेयर करो तो T3 जो है तकरीबन 10 टाइम्स ज़्यादा बायोलॉजिकली पोटेंट है कंपेयर टू T4. तो फिर क्या क्या ऐसी सिनारियो एग्जिस्ट करता है जिसमें T4 जो है वो कम पोटेंट है लेकिन ये ज़्यादा मकदार के अंदर स्क्रीट हो रहा है, और T3 जो है ये ज़्यादा पोटेंट है बट इसकी कंसंट्रेशन कम है. तो हमारे पास T4 जो है इट इज़ अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू T3. So about 90% of the secretory product released from the thyroid gland is in the form of T4, yet triiodothyronine is about 10 times more potent in its biological activity. Most of the secreted T4 is converted into T3 or activated by being stripped of one of its iodides outside the thyroid gland, और ये मोस्टली एक्टिविटी होती है इन दी लिवर एंड किडनीज. और अबाउट ये याद रखना अबाउट 80% ऑफ द सर्कुलेटिंग T3 इज़ डिराइव्ड फ्रॉम secreted T4 that has been peripherally modulated, that has been peripherally stripped, जिसके ऊपर किडनीज और लिवर्स ने काम करके उसको एक्टिवेट कर चुका हुआ है. तो तकरीबन 80% ऑफ सर्कुलेटिंग T3 इज़ डिराइव्ड फ्रॉम दिस secreted T4. T3 is major biologically active form of thyroid hormones at the cellular level, और even though the thyroid gland जो है it secretes mostly T4, T3 is more potent and ultimately T4 is converted into T3 for its biological activity. Thyroid hormone is the main determinant of the basal metabolic rate, और इसके अलावा ये दूसरे इफ़ेक्ट्स भी देता है. तो अगर आप फंक्शनैलिटी के हवाले से देखो तो इट कंट्रोल्स द बेसल मेटाबॉलिक रेट. इट डज़ नॉट हैव एनी डिस्क्रीट टारगेट ऑर्गन, यानी कोई स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन नहीं है, बट तकरीबन बॉडी के सारे टिश्यूज़ जो हैं वो थायराइड के इन्फ्लुएंस में हैं. लाइक ऑल लाइपोफिलिक हार्मोन्स ये क्रॉस कर सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और इट कैन बाइंड टू द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर, जो कि जिसको हम थायराइड रिस्पॉन्स एलिमेंट भी कहते हैं, जो कि डीएनए पे मौजूद होता है. तो ये एक इसका फंक्शनैलिटी है. ये जो बाइंडिंग है इसके नतीजे में ट्रांसक्रिप्शन होगी ऑफ स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनएस, एंड देयर विल बी सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक न्यू प्रोटीन्स जो कि मोस्टली एंजाइम्स होंगे, और ये एंजाइम्स जो हैं ये सेलुलर रिस्पॉन्स करेंगे कॉज. Nuclear thyroid hormone receptor has 10 times greater affinity for T3 than T4. Hormone's potency depends on how the hormone binds to its target cell receptors. So T3 is more potent than T4 because जो thyroid hormone receptor है it has 10 times greater affinity for T3 compared to T4. Simultaneously थायराइड हार्मोन इंक्रीजेस द बॉडीज़ ओवरऑल बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसको हम आइडलिंग स्पीड भी कहते हैं. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेगुलेटर ऑफ बॉडीज़ रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन और एनर्जी एक्सपेंडिचर अंडर रेस्टिंग कंडीशंस. तो बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है अंडर रेस्टिंग कंडीशंस थायराइड उसको मैनेज करता है, जिसके अंदर वो बॉडीज़ रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन और एनर्जी एक्सपेंडिचर इसको बैलेंस आउट करने की कोशिश करता है. Closely related to thyroid's hormone overall metabolic effect is its calorigenic effect.
यानी हीट प्रोड्यूसिंग इफ़ेक्ट। अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज़ कर जाएगी तो हीट प्रोडक्शन जो है वो भी इंक्रीज़ करेगी। तो ये थायराइड की डोमेन के अंदर है कि वो क्लोरीजेनिक इफ़ेक्ट दे, हीट प्रोड्यूसिंग इफ़ेक्ट दे। जैसे जैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज़ करती है, इट विल रिज़ल्ट इन इंक्रीज्ड हीट प्रोडक्शन। इसके अलावा ये इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म के अंदर भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके अंदर हमारे पास कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन है, जो कि स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है। इट इज़ फैसिलिटेटेड बाय स्मॉल अमाउंट्स ऑफ थायराइड हार्मोन। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट हो और थायराइड की अमाउंट्स इंक्रीज़ कर जाएं तो देयर विल बी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। तो ये दोनों तरह के काम कर रहा है। अगर थायराइड की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो देयर विल बी कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन एंड द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज विल बी इंक्रीज्ड। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट हो, थायराइड की कंसंट्रेशंस इंक्रीज़ कर जाएं तो देन देयर विल बी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो एडिक्वेट अमाउंट्स ऑफ थायराइड हार्मोन आर एसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। और ये याद रखना कि प्रोटीन सिंथेसिस इज़ नीडेड फॉर बॉडी ग्रोथ। तो एट हाई डोजेस एज इन थायराइड हाइपरसिक्रीशन, थायराइड हार्मोन्स फेवर प्रोटीन डिग्रेडेशन, यानी इसका एनाबॉलिक इफेक्ट आपको मिलेगा। अदरवाइज एडिक्वेट अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। फिर इसका सिम्पथोमाइमेटिक इफ़ेक्ट्स, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ये क्लासिकली अगर आप देखो तो हाइपर थायराइड पेशेंट्स जो हैं उनके अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेटेड रहता है, क्योंकि थायराइड की सिम्पथोमाइमेटिक इफ़ेक्ट हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को मिमिक करता है। वो किस तरीके से करता है? इट इंक्रीजेस टारगेट सेल रिस्पॉन्सिवनेस टू कैटिकोलामीन्स, यानी एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन के साथ जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो थायराइड हार्मोन इंक्रीज़ करता है। अब क्या होगा इसके नतीजे में? देयर विल बी प्रोलिफ्रेशन ऑफ स्पेसिफिक कैटिकोलामीन टारगेट सेल रिसेप्टर्स। और जब ये होगा तो आपको जिस तरह सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो इफ़ेक्ट्स हैं वही इफ़ेक्ट्स आपको थायराइड के साथ मिलेंगे। इसीलिए हाइपरथायराइड एनिमल्स के अंदर आपको टैकीकार्डिया मिलता है, इंक्रीज्ड हार्ट रेट मिलता है, जो कि बड़ा कॉमन होता है। तो आप जब भी हाइपरथायराइडिज्म को देखो, जब आपको ज़्यादा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के इफ़ेक्ट्स इंक्रीज्ड हुए हों तो आप ये ज़रूर कंसिडर करो कि कहीं थायराइड पैनल इसका ज़रूर चेक कर लिया जाए, कहीं थायराइड तो इंक्रीज़ नहीं है। और ये सिम्पथोमाइमेटिक इफ़ेक्ट्स हैं ऑफ थायराइड ग्लैंड। अगर आप इसी कॉन्टेक्स्ट में इसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे देखोगे तो थायराइड हार्मोन विल इंक्रीज हार्ट रेट, इट विल इंक्रीज द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट एंड इट विल इंक्रीज द कार्डिक आउटपुट। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है थायराइड हार्मोन के कॉन्टेक्स्ट में। इसके अलावा इन रिस्पॉन्स टू हीट लोड जनरेटेड बाय द क्लोरीजेनिक इफेक्ट ऑफ थायराइड हार्मोन, peripheral vasodilation occurs to carry the extra heat to the body surface for elimination to the environment। तो हमारे पास इसके साथ साथ पेरिफेरल वेजोडाइलेशन होगी ताकि जितनी भी हीट प्रोड्यूस हुई है थायराइड की वजह से, उसके क्लोरीजेनिक इफेक्ट की वजह से, वो पेरिफेरल वेजोडाइलेशन के नतीजे में ब्लड के साथ साथ वो हीट जाए पेरिफ्रीज के पास और अल्टीमेटली वहाँ से उस हीट को रिमूव किया जा सके फ्रॉम बॉडी सरफेस। अगर आप थायराइड एबनॉर्मेलिटीज़ देखोगे डोमेस्टिक एनिमल्स में तो ये देखो, ये थायराइड नोड्यूल है एक कैट के अंदर। साथ ही साथ हमारे पास ये गोइटर हुआ है एक फोल के अंदर। तो दी थायराइड हार्मोन की एबनॉर्मेलिटीज़ भी डोमेस्टिक एनिमल्स के अंदर आपको मिलेंगी। ये याद रखना कि जनरली फिलाइन पेशेंट्स के अंदर हाइपरथायराइडिज्म आपको मिलता है और केनाइन पेशेंट्स के अंदर हाइपोथायराइडिज्म मिलता है। यानी कैनाइंस के अंदर मोस्टली 99% केसेस के अंदर आपको हाइपोथायराइडिज्म ही मिलेगा और फिलाइन के अंदर आपको हाइपरथायराइडिज्म ही मिलेगा। ये क्यों है, इसकी कॉज जो है, इसकी वजह जो है वो स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अंडर स्क्रूटनी है। ये ह्यूमंस के अंदर अगर आप देखो तो ये क्लासिकल गोइटर की मिसाल है। गोइटर कितना इंक्रीज़ किया हुआ है थायराइड ग्लैंड। और अगर आप ये देखो तो दिस इज़
पेशेंट डिस्प्लेइंग एक्सोफ्थैलेमस, और ये क्यों है? बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल फ्लूइड रिटेंशन बिहाइंड द आई बॉल्स, और इसकी वजह से जो आइज़ जो हैं वो बल्ज कर जाती हैं, और ये ग्रेव्स डिजीज़ या हाइपरथायरॉइडिज्म के अंदर क्लासिकल साइन है। इस ये इन जानवरों के अंदर भी, डोमेस्टिक स्पीशीज़ के अंदर भी आपको मिलेगा। इसको कहते हैं एक्सोफ्थैलेमस। तो थायराइड को हम कंक्लूड करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और ये एक इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है। आपको फील्ड के अंदर, स्मॉल एनिमल प्रैक्टिस के अंदर ख़ासकर फिलाइन हाइपरथायरॉइडिज्म और कैनाइन हाइपोथायरॉइडिज्म, यानी कैनाइन के अंदर थायराइड की एक्टिविटी कम हो जाना हाइपोथायरॉइडिज्म, कैनाइन हाइपोथायरॉइडिज्म, और फिलाइन के अंदर थायराइड की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाना, यानी फ्लाइन हाइपरथायरॉइडिज्म। ये बहुत कॉमन है। इसके लिए T3 T4 की वैल्यूएशन कॉन्टीन्यूसली थायराइड पैनल जो है वो चेक होना चाहिए, और इसके क्लासिकल साइंस हैं उनको भी आप मद्देनज़र रखते हैं। तो इसकी फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग के लिए ये इम्पॉर्टेंट है थायराइड ग्लैंड। तो कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हो। थैंक यू।